अपूर्व स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 61वां स्थान प्राप्त किया और आज आप एक IAS ऑफिसर हैं। सबसे पहले आपके परिवार के बारे में बात करते हैं, तो फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? सर मेरी फैमिली चंडीगढ़ से है और हम वहीं रहे हैं काफ़ी साल। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे और मेरे मदर करंटली टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर हैं। जैसा कि मुझे मालूम है आपके पिताजी की क्या डेथ जो है काफ़ी कम उम्र में हो गई आपकी, जिसमें आप सिर्फ 15 साल के थे, तो पूरे परिवार का जो केयर है, उसकी जो देखभाल है अपनी मदर के ऊपर आया। तो इस मामले में आपके पास सिंगल पेरेंटिंग थी, उसमें आपकी मदर का रोल कैसा रहा और कैसे इन्होंने संभाला? सर जाहिर सी बात है फैमिली के लिए उस समय बहुत ही मुश्किल वक्त था, पर मेरे मदर स्ट्रांग रहे। उन्होंने वो दोनों बच्चों को बड़ा किया, उनकी पढ़ाई वगैरह सब उन्होंने देखी, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था और वो इसीलिए हमारे लिए एक रोल मॉडल भी हैं दोनों भाई बहन के लिए। आपकी स्कूल की बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से पढ़ाई की आपने? सर क्योंकि फादर एयरफोर्स में थे तो उनका डिफरेंट जगह ट्रांसफ़र होता रहता था, तो काफ़ी अलग अलग जगह पढ़ाई की है हमने, पर मेनली हमने हमारी पढ़ाई दिल्ली और चंडीगढ़ में हुई है। और ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर ग्रेजुएशन हमने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म की थी हमने। किस साल की बात है, किस साल में आपने ग्रेजुएशन? सर ये 2009 की बात है। तो 2009 से जब तक आपका सिलेक्शन हुआ 2014 के एग्ज़ाम में, वहाँ के थोड़े सफ़र के बारे में ज़रा बताइए कि कैसे क्या किया आपने? सर ये तो काफ़ी लंबा सफ़र था और 2009 में कॉलेज में हमारी प्लेसमेंट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में हुई थी, जो कि एक PSU है। सो 2 साल हमने तकरीबन भारत पेट्रोलियम में नौकरी की। उसके बाद? सर उसके बाद तब मेरे दिमाग में ये आने लगा कि सिविल सर्विसेज एक बेहतर ऑप्शन है और ये ऐसी एक नौकरी है जो मैं करना चाहूँगा। इसका मतलब है कि सिविल सर्विसेज का ख्याल आपको ग्रेजुएशन के दौरान तक नहीं आया, आप जब जॉब में थे, जब आपने PSU में नौकरी करनी शुरू की, तब आपके ध्यान में आया? बिल्कुल सर। हाँ, तो फिर आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? 2012 की नौकरी छोड़ी आपने, कब छोड़ी आपने? सर मैंने भारत पेट्रोलियम की नौकरी 2011 में छोड़ी थी। अच्छा, 2011 में छोड़ी। और ये मैंने ये सोच के छोड़ी थी कि दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अच्छा, ठीक है। ये दोनों नौकरी करना और पढ़ाई करना। इसका मतलब है कि आपने डिटर्मिनेशन ले लिया था सर्विस के दौरान ही कि मुझे अब सिविल सर्विसेज में ही जाना है। जी सर। और नौकरी के साथ में मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपने वो छोड़ दी। बिल्कुल सर। लेकिन उसके बाद फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया, जबकि आपको एग्ज़ाम देना था। तो 2012 एग्जामिनेशन में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप 2012 के एग्जामिनेशन में प्री क्वालिफाई किए, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या कारण रहा होगा? आपने सही कहा, 2011 में मैंने नौकरी छोड़ के उसके बाद MBA पढ़ने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया और ये मैं एक लेवल तक मानूंगा कि एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी था मेरे पार्ट पे। वो कैसे? सर वही है, अगर आपके पास थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ा सा समय है दिन में, आप 2 चीज़ों में लगाएंगे अगर वही एनर्जी और समय, तो किसी पे तो फोकस कम होगा, किसी को कम अटेंशन मिलेगा। अच्छा। तो वही मेरी तैयारी उस दौरान सफ़र की, क्योंकि पढ़ाई भी होती थी, एग्ज़ाम की पढ़ाई भी होती थी और कॉलेज की पढ़ाई भी होती थी। और ये हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, हर एक की कैपेबिलिटीज़ अलग होती है। कई लोग होते हैं जो दोनों चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, बट मेरे से तब मैनेज नहीं हो रहा था। तो जो अभी मेरा 2014 में सिलेक्शन हुआ है IAS में, वो हो सकता है 1 साल पहले हो जाता। ठीक है। उसके बाद जब अब पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ 2012 के एग्ज़ाम में, तो फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया, क्या किया आपने? सर उसके बाद पूरा समय उसमें डाल दिया। मैंने तब ये देख लिया था कि ये एक एग्ज़ाम है जिसमें कोई बायसेस नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है। इसमें अगर कैंडिडेट काम करेगा, पूरी श्रद्धा के साथ काम करेगा, तो उस कैंडिडेट को रिजल्ट मिलेगा। तो 2013 का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका फिर सिलेक्शन हुआ, प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस किया, फिर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुए और फाइनली आपको IRTS मिला, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। जी सर। तो एक बार जॉब मिलने के बाद आमतौर पे कैंडिडेट जो हैं या तो बहुत ढीला हो जाते हैं या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मैंने जो चाह नहीं मिला। तो आपके साथ ऐसा क्या फीलिंग है जब आपका 2013 में सिलेक्शन हुआ, उस सब की मनोभावना क्या थी? सर जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन तो बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आपने कितनी भी मेहनत की, आप एक उम्मीद होती है आपके दिमाग में कि क्या पता रैंक बहुत अच्छा आ जाए। अच्छा। बट रैंक इतना अच्छा नहीं था और उस दिन एक झटका भी लगा था। पर जब आप एवेलुएट करते हैं अपनी तैयारी, तब आपको पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी थी। वो आप ही जज कर सकते हैं, वो कैंडिडेट खुद ही जज कर सकता है।
तो तब मेरे को उस दिन एवेलुएट करके मुझे पता था कि मेरी तैयारी इतनी नहीं थी, और अगर मैं और तैयारी करूँगा तो और बेटर रिजल्ट मिलेगा, और जो कि हुआ। लेकिन उसके बाद आप अचानक जो है 2014 के एग्जामिनेशन में 61 रैंक पे आ गए। तो ये ऐसा क्या स्ट्रेटजी आपने बनाया कि कहाँ जो है 550 के प्लस रैंक में और उसके बाद सीधा आप 61 में आए? तो ऐसा क्या परिवर्तन आपके अंदर आया? सर एक ही चेंज मैं महत्वपूर्ण मानूंगा, वो है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सिटिंग। अच्छा, लंबे लगाए अपने। जी, तो 2013 के एग्ज़ाम में मैं थोड़ा घर पे बैठ के पढ़ता था, तो घर पे डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। आपका कभी कोई गेस्ट आ गया, या कभी टीवी आपको दिख गया तो आप टीवी देखने लग गए, कोई किताब और कोई पढ़ने लग गए। तो उससे आप जो नंबर ऑफ़ आवर्स आप एक दिन में लगा सकते हैं पढ़ाई में, वो कम हो जाते हैं। 2014 में मेरा मैंने ये सोच लिया था और ये ठान ली थी कि लाइब्रेरी जाके पढ़ना है। अच्छा, ठीक है। और उसमें क्या होता था कि चाहे मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो 8 घंटे मेरी सॉलिड पढ़ाई हो रही है। अच्छा, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही। जब एक दिन में मैंने 8 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद मैं घर जाके कुछ भी करूँ, उसके बाकी 16 घंटे में मैं आराम करूँ, खेलूँ, कुछ भी करूँ, पर मेरे 8 घंटे की पढ़ाई दिन में हो गई है। देखिए, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक कही है। नॉर्मली जो नए कैंडिडेट स्टार्ट करने वाले होते हैं, उनके मन में एक डर होता है कि कहीं कहीं से पढ़ लेते हैं कि कैंडिडेट IAS बनने के लिए 18-18 घंटे पढ़ना होता है। क्या आप कहना चाहेंगे कि नॉर्मली एक आइडियल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए कैंडिडेट को, और कितने समय की तैयारी जो काम आ सकती है? सर हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि कितने घंटे डालने हैं। ये तो सोच ही गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और क्वालिटी आवर्स कितने हैं, आप वो कितनी देर में ख़त्म कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने सिलेबस है, आपने ये किताबें पढ़नी है, ये आपने नोट्स बनाया है, हर दिन आपने ये अखबार पढ़ना है, महीने में ये मैगज़ीन पढ़नी है। जब आपके पास पता है, ये आपका सेट टारगेट है, आप उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आवर्स डालेंगे। टाइम मैनेजमेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत अहमियत रखती है, तो उसके बारे में अपना बताइए कि आपने कैसे मैनेज किया, और चूँकि ये बहुत बड़ा एक इशू है जो कैंडिडेट के दिमाग में रहता है, एक पढ़ता हूँ दूसरा छूट जाता है, समय नहीं होता है, तो आपने कैसे मैनेज किया और लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर थोड़ा समय लग गया था मुझे समझने में कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। वो विजडम आने में थोड़ा टाइम लगा था। जिस साल मेरा IRTS में सिलेक्शन हुआ, उस साल मैं घर पे ही पढ़ता था, और जब आप घर पे पढ़ें तो जाहिर सी बात है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप कुछ खा लो। तो 2014 वाले एग्ज़ाम में जब मैं IAS में सेलेक्ट हुआ, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब लाइब्रेरी जाके पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि लाइब्रेरी में अगर आप रीडिंग रूम में जाके बैठें, 100 लोग और वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और आपको दिख रहा है वो आदमी वहाँ पे 5 घंटे से बैठा है, वो बच्चा भी पढ़ रहा है, तो आपको खुद भी मोटिवेशन आता है कि मैं अब 8 घंटे यहाँ बैठूँगा, 8 घंटे यहाँ पढ़ूँगा। फिर और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। फ़ोन अपना साइलेंट पे कीजिए, फ़ोन बंद कीजिए, खाने का ध्यान आपके दिमाग में नहीं आएगा, और आपका अगर दिन में 7-8 घंटे सॉलिड स्टडी हो जाता है, और कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। मतलब ये है कि दूसरों को देख करके भी एक इंस्पिरेशन आ रहा होता है। मैं यही जानना चाहूँगा कि ग्रुप स्टडी जिसको कहते हैं जी, कि स्टूडेंट्स कई बार आपस में काम को डिवाइड करके आपस में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो उसमें कितना फ़ायदा होता है? क्या आपने इस तरह का फ़ायदा अपने लिए उठाया? नहीं सर, मैंने इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाया, बट इसका फ़ायदा हो सकता है। अगर किसी ने चैप्टर 1 पढ़ लिया और दूसरे 2 लोगों ने, हर एक ने एक चैप्टर पढ़ लिया है, और वो हर एक को समझा देते हैं कि उस चैप्टर में क्या लिखा है, तो हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन, आपका आधा काम हो गया है। तो इसके फ़ायदे बहुत हो सकते हैं, और लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि जो आपके ग्रुप में लोग हैं, सब इक्वली सीरियस हों इस एग्ज़ाम के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपुल, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मीडियम का क्या रोल है? भाषा कितनी अहमियत रखती है? मैंने अक्सर देखा है लोगों को ये सवाल पूछते हुए कि क्या हम इंग्लिश मीडियम में जाएं या हिंदी मीडियम को चूज़ करें, तो कितना परफेक्ट होना चाहिए इंग्लिश में या हिंदी में? कितना सरल या कितना मुश्किल है किसी मीडियम को चुनना? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? नहीं सर, मैं ये नहीं मानता। अगर आप हिंदी में, आपको पूरा हिंदी पे कंट्रोल है, आपको जो भी लैंग्वेज है उस पर आपका पूरा कंट्रोल है, आप पूरा जो भी आपको एक्सप्लेन करना है वो आप अच्छे से कर पाते हैं, तो आप उसी लैंग्वेज में लिखिए। कठिन वर्ड्स ना यूज़ करें। आप इंग्लिश सिंपल लिखें, हिंदी जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं वो सिंपल लिखें। ऐसा भी ना हो कि इतनी कठिन आप लिख दें कि जो आप मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो ना हो। जो आप मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वो सबसे छोटे तरीके में, संक्षेप तरीके में
सिंपल यूज़ करके वर्ड्स आप लिखें। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सिविल सर्विसेज का, लेकिन देखिए जो एग्जामिनेशन में जो शुरुआत करने जा रहा है तो उसको अपना एक बेस भी क्रिएट करना है। जस्ट ग्रेजुएशन के बाद एग्जामिनेशन में देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का, और उसके पहले उन्होंने कोई तैयारी भी नहीं की है। तो ऐसी हालत में उनको किस तरह की किताबों को पढ़ना चाहिए ताकि उनका फंडामेंटल्स क्लियर हो, उनका बेस मजबूत हो? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, ये आपने बात सही कही है कि आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और वो बेस हमारा स्ट्रांग वो स्कूल की किताबें जो हम पढ़ते थे, एनसीईआरटी पढ़ते थे, उन्हीं से बनता है। तो आपने जब तैयारी शुरू करनी है, पूरे प्रोसेस का जो बेस है वो एनसीईआरटी से बनेगा। कुछ एनसीईआरटीज़ होती हैं, जैसे पुरानी जो बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटीज़ 11वीं 12वीं की हिस्ट्री की थी, वो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं किताबें, बहुत जिसमें बहुत जानकारी भी दी गई हैं। तो वो ऐसी किताबें हैं जिनसे आपका बेस बनेगा। और एनसीईआरटी से आपका मतलब है कि विभिन्न विषयों के ऊपर में जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, किस से किस स्टैंडर्ड तक पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? सर, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रहेगा। मानिए कोई इंजीनियर है, उसने आगे भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उनका बेस बना हुआ है साइंस वाले सब्जेक्ट में। बल्कि और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मानिए इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो हो सकता है उसका साइंस पे होल्ड कम हो गया, उसने जो 6ठी क्लास में साइंस पढ़ी है, जो बेसिक चीज़ें पढ़ी है, वो भूल गया हो। तो उसके लिए उसको ज़रूरी होगा वो रिविजिट करे वो साइंस के कंसेप्ट जो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में। इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है जी। तो कुछ सब्जेक्ट में तो चाहे 6ठी क्लास से पढ़ना पड़े जी, तो वहाँ से भी पढ़ें। बाकी सब्जेक्ट में जिसकी जानकारी है तो 9th के ऊपर 10th, 11th, 12th की किताबें पढ़ने से उसको एक बेस मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वास्तव में एक रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से किस तरह के एप्टीट्यूड या किस तरह के कैलिबर की टेस्ट किया जाता है? सर, मैं ये मानता हूँ उसमें आप लॉजिक कितना अप्लाई करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप ये देखिए, प्रीलिम्स एक फैक्चुअल एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए, जो उन्होंने सिलेबस दिया है वो बहुत ब्रॉड दिया हुआ है, और वो जो इतना ब्रॉड सिलेबस है, हर टॉपिक के अंदर 1000 चीज़ें आ जाती हैं, तो पूछ आपसे कुछ भी सकते हैं। तो जब ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपके लिए इतना ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर लो। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा अगर आपसे एक सवाल पूछा गया और उसमें ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें आपको 2 ऑप्शंस के बारे में पता होगा, 2 के बारे में नहीं पता होगा, तो वहाँ पे होता है कि आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़े ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, और वो आप ये पॉसिबल है कि आप सही आंसर मार्क करेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन चूँकि काफ़ी मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो एक सवाल स्टूडेंट के मन में होता है कि क्या मुझे नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो किस तरह से उस पर वर्क करना चाहिए? आपके हिसाब से आपने क्या किया? क्या आपने अपने नोट्स बनाए या क्या किया, कैसे तैयारी की आपने? सर, मैंने ये देखा कि बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं जो होती हैं, जो पूछी जाती हैं, और उन्हें याद करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप वो बार बार, जैसे कि कौन से सन में क्या हुआ, अगर आप ये याद करना चाहते हैं, तो अगर आप वो बार बार उन फिगर्स को ना देखें तो आपको याद नहीं रहता है। तो नोट्स बना लेने चाहिए, लेकिन ये इस पे भी निर्भर करता है कि आप कितने देर पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं। अगर आप तैयारी ही 1 साल पहले शुरू कर रहे हैं, तो आप नोट्स बनाएंगे या पढ़ेंगे? पहली तो यही चीज़ ज़रूरी है कि आप पढ़ लें उसे, नोट्स तो बाद में बनाने की बात है। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है, लेकिन आप तब बनाइए अगर आपके पास 1.5 साल 2 साल आप पहले तैयारी शुरू कर रहे हैं, तब आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आपके सबसे चीज़ें याद कैसे रख सकता है? कोई ब्रीफ पॉइंट्स नहीं बनाना चाहिए उसको? बिल्कुल सर, नोट्स बनाने चाहिए, और ये भी याद रखना चाहिए कि नोट्स पहली रीडिंग में ना बनाएं। मानिए कि आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपको तो यही लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पहले एक रीडिंग दीजिए पूरी बुक को। आप देखिए कि पहले हिस्ट्री से कौन से सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, तो आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर आप जब सेकंड रीडिंग देंगे, तब आपको दिखेगा कि अरे ये चीज़, ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको अंडरलाइन कीजिए। जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे, तब आप नोट्स बनाना शुरू कीजिए। लेकिन और ये नोट्स इंपॉर्टेंट बड़े होते हैं। मानिए एग्ज़ाम को 1 महीना रह गया है और आप वो रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो अब आप कहाँ किताब ढूंढते रहेंगे? सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन एक असल चुनौती तो वहाँ से स्टूडेंट की शुरू होती है। उसकी तैयारी कैंडिडेट को प्रिलिमिनरी के बाद करना चाहिए या पहले करना चाहिए? आपने क्या किया, ये ज़रा बताइए। सर, तैयारी तो पूरे प्रोसेस की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की साथ साथ ही चलती है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वो आपको इंटरव्यू में काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है वो आपको मेंस में काम नहीं आएगा। तो सबकी तैयारी हैंड इन हैंड चल रही है।
प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ चल रही है, दोनों को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। एक तरह से इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चाहिए, प्रिलिमिनरी मेंस इंटरव्यू स्टार्टिंग से मान के चलना बिल्कुल चाहिए, सर। क्योंकि इसको अलग अलग किया नहीं जा सकता। जी सर। मेन एग्जामिनेशन में एस्से एक बहुत अहमियत रोल रखता है, तो आपके हिसाब से एस्से की तैयारी कैसे करना चाहिए किसी कैंडिडेट को? सर जितना रीड कर सकते हैं रीड कीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको करिकुलम वाली किताबों तक सीमित मत रखिए, और चीज़ें पढ़िए। हिलरी क्लिंटन की बायोग्राफी पढ़िए, गांधी जी की किताबें पढ़िए, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़िए। जो आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़िए, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़िए, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स, मैगजीन्स। जो अपना व्यू पॉइंट है, जो अपना ओपिनियन है, वो डेवलप कीजिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा एस्से राइटिंग में। जनरल स्टडीज़ मेंस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि 1000 मार्क्स हैं जनरल स्टडीज़ में। तो इसकी तैयारी के बारे में आपकी क्या राय है? आपने किस प्रकार से तैयारी की और आने वाले कैंडिडेट्स के लिए आप क्या सजेशन देंगे? जी सर, जनरल स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसका बेस्ट पार्ट ही है कि जनरल स्टडीज़ है। इसमें आपको किसी भी टॉपिक पे, जैसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे जो टॉपिक्स इसमें हैं, आपको किसी पे पीएचडी नहीं करनी है। आपको एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। और ये जनरल अवेयरनेस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, पर कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बहुत स्टैटिक हैं, जैसे हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। और इसमें मैं मानता हूँ आर्ट एंड कल्चर जैसा टॉपिक बहुत ट्रिकी है। आर्ट एंड कल्चर बहुत वास्ट भी है, और इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, कुछ सीनियर्स हैं जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जिनका आर्ट एंड कल्चर पे होल्ड था, जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर पे अच्छा परफॉर्म भी किया। तो उन्होंने इस आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अपने नोट्स उन्होंने इंटरनेट पे पब्लिश किए, ब्लॉग्स में। तो किसी भी टॉपिक में, जनरल स्टडीज़ में, अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी कोई फेस कर रहा हो, तो इंटरनेट एक अच्छा मीडियम है। ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय का चुनाव, ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत तनाव का कारण होता है। आप खुद एक इंजीनियर हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी, आपने एमबीए किया, लेकिन आपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखा। तो इस एक्सपीरियंस का ध्यान रखते हुए आप बताइए, एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन किसी कैंडिडेट को कैसे करना चाहिए? सो जो ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए, वो इस बेसिस पे नहीं करना चाहिए कि आपने किस सब्जेक्ट में डिग्री किया है। हो सकता है किसी कैंडिडेट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री किया है, परंतु उसको सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा लगता है, उसमें उसका बहुत इंटरेस्ट है। और जब इंटरेस्ट होता है उसी से कमांड बनता है सब्जेक्ट पे, उसी से आपका इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में, मतलब आपने अलग अलग फिलोसोफर्स, अलग अलग सोशियोलॉजी के थिंकर्स की किताबें पढ़ी हुई हैं, और आपका कंट्रोल बन गया है। तो आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ना कि जिसमें आपने डिग्री की है। सिविल सर्विसेज इंटरव्यू यानी जो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो एक बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट के दिमाग में, कैसा क्या क्वेश्चन पूछे जाना हुआ है। लोगों को यहाँ तक डर होता है कि भी अच्छा होता है कि मेंस में और एक दो पेपर पूछ लिया जाता, पर इंटरव्यू में ना बुलाया जाए। तो बेसिक क्या क्वालिटीज़ है जो आईएएस के इंटरव्यू में या सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में चेक किया जाता है आपके हिसाब से? जो कैंडिडेट है उसकी इंटेग्रिटी, मेन चीज़ वही है जो टेस्ट हो रही है। और वो इंटेग्रिटी ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, आप मानिए कि आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आप लिख रहे हैं कि आपकी हॉबी है साइकिलिंग, और अगर आपसे पूछते हैं कि अभी वर्ल्ड नंबर 1 कौन है साइकिलिंग में, तो आपका इंटरेस्ट साफ पता चल जाता है कि आपका साइकिलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, और यही वो झूठ पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने डिग्री की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको कुछ चीज़ें तो याद होंगी, कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, आपकी डिग्री के बारे में, बट आपको कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको ना पता हो, तब फिर उनको लगता है कि बेसिकली होता ये है कि कैंडिडेट जो है सिर्फ इंटरव्यू में कॉलम पूरा करने के लिए कई बार हॉबी और इंटरेस्ट लिख देते हैं, जबकि जेन्युइन इंटरेस्ट होता नहीं है। जी, कुछ बेसिक चीज़ कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू के, यदि मैं आपको कहूँ टॉप 3 क्वालिटीज़ बताइए, तो क्या बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या होना चाहिए जो एक अच्छा कैंडिडेट के रूप में साबित हो सके? आपने मेन हर्डल पार कर लिया तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए और सच बोलिए। ये 2 क्वालिटीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू में। बहुत बढ़िया अपूर्व, ये तो आपने बताया कि इंटरव्यू के लिए टॉप 3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। पर अगर अब मैं बात करूं कि जो लोग एस्पायर कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर बनना, जो चाहते हैं ये परीक्षा देना, उनके लिए टॉप 3 एडवाइस अगर आप देना चाहें ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके, तो वो क्या होंगी? डिटर्मिनेशन रखिए, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट धीरे से आएगा, इसमें रिज़ल्ट एकदम नहीं आ जाएगा, ये लंबा प्रोसेस है।
फिर फोकस रखिए, आपका फोकस आपकी प्रिपरेशन पे होना चाहिए, आप घर वालों से या दोस्तों से डिस्ट्रैक्ट ना होइए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस मत लीजिए।